हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम लोगों का इंडियन पॉलिटी का ये सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये लेक्चर 2 है। सभी का वेलकम टॉप ऑफ फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 देखेंगे जिसका टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम किया। फ्रेंड्स, जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ता गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने की मांगें भी बढ़ती गई ताकि एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो सके, ताकि एक अपनी गवर्निंग बॉडी हो, इंडिया फ्री हो सके ब्रिटिश रूल से। इसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ ही ये मांगें भी उठती गई। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 1934 में ये सबसे पहले इस मांग को एम.एन. रॉय ने उठाया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए। और ग्रेजुअली उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस मांग को रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके भारत का। इसके बाद हम कई ऐसे देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे प्रपोजल्स आते हैं जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्सेप्टेंस मिलती है उनको, मगर वो फाइनली आउटलाइन नहीं हो पाता है किसी भी कारण से। जैसे कि 1940 का अगर हम अगस्त ऑफर की बात करें, उसमें भी इन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को एक्सेप्टेंस मिलती है अगस्त ऑफर में। इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल में भी हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्टेंस मिलती है, मगर जो टू मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी पाकिस्तान के लिए, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की जो डिमांड रखी गई, उसको क्रिप्स प्रपोजल ने रिजेक्ट किया था। ठीक है, एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इसके तरफ से भी थी, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज इंडिया और पाकिस्तान के लिए अलग अलग इस कॉन्सेप्ट को इसने रिजेक्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, इसको इसने रिजेक्ट किया था। हालांकि ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्सेप्टेंस क्रिप्स प्रपोजल में भी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो कि एक 3 मेंबर बॉडी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर के नेतृत्व में 3 मेंबर बॉडी गठित की गई थी, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से ये बॉडी जब भारत आती है, इसने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को माना था, लेकिन इसने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। और कैबिनेट मिशन प्लान ने भी मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का गठन होगा और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगे, इस डिमांड को कैबिनेट मिशन प्लान ने भी खारिज किया था। ठीक है, तो इस तरह से इवोल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग फेजेस में फ्रीडम स्ट्रगल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित करने की मांग भी आगे बढ़ती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद की प्रक्रिया। हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीटी में भी पूछा जाता है, इवन वन डे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखें। अब कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, इसको इम्पोर्टेंट डेट्स, इसको आप याद रखना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुलाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पहली सिटिंग होती है और ये डेट स्टार्ट होता है 9 दिसंबर 1946 से। ये फर्स्ट सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस सिटिंग को मुस्लिम लीग के मेंबर्स द्वारा बॉयकॉट किया जाता है। जब इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है और आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, उन्हें भी कुछ पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, आईएनसी द्वारा ये बुलाई जाती है मीटिंग, तो इसको बॉयकॉट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। ये आपको डेट जरूर याद रखना है और ये याद रखना है कि इसको मुस्लिम लीग बॉयकॉट करती है। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसको बॉयकॉट किया जाता है मुस्लिम लीग के लीडर्स के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट डेट भी है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग है इस डेट को। ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। चलिए
अब इसी के ठीक 2 दिन बाद आप इसको इस तरह से भी याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और इनके साथ ही 2 वाइस प्रेसिडेंट्स भी रहते हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो थे HC मुखर्जी, और एक और रहते हैं फ्रेंड्स VT कृष्णामाचारी। दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, कृष्णामाचारी। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट्स। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना जाता है, और 2 उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और घटना घट रही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये चेयरमैन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, भले ही टेम्पररी ही बनते हैं, टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी पीटी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टेम्पररी चेयरमैन नियुक्त हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946। आप डेट इस क्रम में याद रखें, देखिए हर प्रत्येक 2 दिन पे घटनाएं घट रही हैं। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही है फ्रेंड्स, इसका मॉडिफाइड वर्जन ही हमारा प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो स्टार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, वो मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है ये डेट। ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रियम्बल है। अब 19 दिसंबर 1946 के बाद 1946 की घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद सीधा आप जुलाई 1947 में आते हैं। ठीक है, और वो डेट होता है 22 जुलाई 1947। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्रम में याद रखें कि 1946 के बाद दिसंबर के बाद ये ईयर खत्म हो जाता है, फिर जुलाई 1947 से चीज़ें शुरू होती हैं। तो 22 जुलाई 1947 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। ठीक है, और आप ये सोचेंगे कि हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था, आप ज़रूर ये कमेंट्स में बताइए कि नेशनल फ्लैग डिज़ाइन करने वाले वो शख्स कौन थे। 22 जुलाई 1947 के बाद हम जानते हैं जुलाई के बाद का जो महीना होता है 15 अगस्त 1947। आप इस क्रम में डेट्स को याद रखेंगे तो आपको सारे डेट्स याद रहेगा। जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, तो 15 अगस्त 1947 ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 ये पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ठीक है, तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट 15 अगस्त के बाद 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड और इनैक्टेड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नवंबर के बाद जनवरी 24 1950, ये डेट आप याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950। इस डेट को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था। एडॉप्शन of national song and national anthem। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 1950। इसके बाद एक बेहद इम्पॉर्टेंट डेट जो हम लोग सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950। ये डेट जब हमारा संविधान फाइनली
लागू हो जाता है पूरे देश भर के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जिसको हम आज रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, केम इनटू फोर्स। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट डेट्स आप याद रखें। आप अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको तारीख याद रखने में सुविधा होगी, और उसके साथ इवेंट्स भी आप रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी एग्जामिनेशन हॉल में भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं। और इसके बाद तो हम जानते हैं कि 25 अक्टूबर 1951 से 1952 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके कंपोजिशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी कभी सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही नहीं, कभी कभी जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के मेंबर्स कौन थे, किनका क्या योगदान रहा, कौन सी महत्वपूर्ण तारीख को क्या घटनाएं घटी, क्या अडॉप्ट किया गया, क्या इनैक्ट किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय भी हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो चलिए कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूटेड नवंबर 1946। उसके बाद टोटल इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसके में आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को शामिल किया, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को शामिल किया गया था, और प्रिंसली स्टेट्स को भी शामिल किया गया था। इस तरह से इसका टोटल स्ट्रेंथ जो रखा गया था वो 389 मेंबर्स का रखा गया था। इस 389 मेंबर्स में आप फर्दर बाइफरकेट कर लीजिए। 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, यानी कि हमारे जो 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे 296। ठीक है, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से 292 थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ये आपको याद रखना है। ये टोटल मिला के 296 मेंबर्स थे, और बाकी इसमें के जो और 4 मेंबर्स थे, देखो फ्रेंड्स आप ऐसे एक कर लीजिए, ये 93 यहाँ पे लिख लीजिए, और ये थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। जो उस समय भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे 93 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स, तो ये आपका कंपोजिशन था 389 मेंबर्स का। 296 में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से सिर्फ 4 मेंबर्स थे, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बाकी 292 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे। हम लोगों को पता है कि हम उस समय 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के समय में, तो वहाँ से 292 मेंबर्स थे, तो टोटल मिला के ये 389 मेंबर्स हो रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ था जो उस समय गठित किया गया था। हालांकि इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि 93 मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट से थे ये अनफिल्ड रह गए, ये पोजीशन अनफिल्ड रह गया, जो क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने फैसला किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहने का, तो ये प्रिंसली स्टेट्स वाला जो सीट्स था इट रिमेन्ड अनफिल्ड। ठीक है, तो ये कंपोजिशन था फ्रेंड्स। और वोटिंग मेथड जो प्रोविंसेस के लिए था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो प्रिंसली स्टेट से उनको नॉमिनेट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था, तो ये पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, पार्शली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नोट रखना चाहिए।
जो अक्सर प्रीलिम्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या फिर वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये आपको नोट्स ये रखना चाहिए कि क्या महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हिस्सा थे? तो नहीं थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपको याद रखना है ये फैक्ट, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पार्ट को याद रखिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था, इट रिमेन्ड अनफिल्ड। प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहने का निर्णय लिया था, तो इट रिमेन्ड अनफिल्ड। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल सेशंस जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो 11 सेशंस हुए थे। ठीक है। और टोटल टाइम जो लगा था इनको वो था संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, वो था 2 years 11 months and 18 days। ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था कि कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, तो वो था 2 years 11 months 18 days। टोटल 11 सेशंस में लिखेगा इसको। और टोटल एक्सपेंसेस क्या आया, तो वो था उस समय का 64 लाख रुपीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखिए। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। वो 7 मेंबर की कमेटी थी। चेयरमैन उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और ये 7 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें और भी सदस्य थे, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, अदर मेंबर्स। इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। वैसे ये पीटी में ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा कि मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो आपको नाम याद रहना चाहिए मेंबर्स का। ठीक है, तो वो मेंबर्स थे। कुछ मेंबर्स का नाम तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। के एम मुंशी का इसमें योगदान था, गोपाल स्वामी अयंगर का इसमें योगदान था। ये सारे ड्राफ्टिंग कमेटी जो 7 मेंबर्स की कमेटी थी उसके सदस्य थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। ठीक है। और इनके अलावा 6 लोग और थे, जैसे के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एन माधव राव, ये भी एक मेंबर थे, एन माधव राव, इनका भी योगदान था। ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा टी टी कृष्णमाचारी थे। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको आंसर राइटिंग में, मेंस का जब आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति आवश्यक है। आपको ये याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर याद रखना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या खासियत है जो भारतीय संविधान को दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है, परे बनाती है। वो है, हम विश्व का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। इसके अब हम कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। एलिफेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल हुआ करता था। ठीक है, सिंबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो वो थे बी एन राव। ठीक है, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर।
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक और सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका नाम था HVR अयंगर। HVR अयंगर, ये थे सेक्रेटरी, इसको जी कर लीजिए, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। हाल के एक एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे, तो HVR एंगर आपको नाम याद रखना चाहिए। उसके बाद चीफ ड्राफ्ट्समैन, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बी आर अम्बेडकर थे ही, लेकिन चीफ ड्राफ्ट्समैन का जिन्होंने काम किया था वो थे SN मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, SN मुखर्जी। ठीक है, SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमारे संविधान के चीफ ड्राफ्ट्समैन का नाम था SN मुखर्जी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। से उसके बाद हमने कैलीग्राफी, हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कैलीग्राफी का बहुत काम किया हो गया है। वो कैलीग्राफी का काम करने वाले और कोई नहीं थे बल्कि प्रेम बिहारी रायजादा थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिए, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, इनको ही श्रेय जाता है फॉर कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वर्षन का कैलीग्राफी किसने किया, आपको ये रिकॉल करना है, कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेम बिहारी रायजादा। उसके बाद आपने देखा होगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई, डेकोरेट करने का काम नंदलाल बोस भी करते हैं, नंदलाल बोस। ठीक है, एंड BR सिन्हा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि हिंदी वर्षन का कैलीग्राफी किसने किया था, तो वो थे वसंत कृष्णन वैद्य। उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदी कैलीग्राफी की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी वर्षन कैलीग्राफी किया था इन्होंने। ठीक, तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जिन पे हमें बात करना चाहिए। काफ़ी अरसों का फ्रीडम स्ट्रगल और उसके बाद फिर कई फीचर्स दूसरे कंट्री से भी लिए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बल्क फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, आपको पता होगा। और कुछ इसके अलावा जो सैलेंट फीचर्स हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस वक्त ही इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स था। ठीक है, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कई सारे सब क्लॉजेस एट प्रेजेंट 395 आर्टिकल्स के अंदर आ गए हैं। ये 8 शेड्यूल्स बढ़कर 12 शेड्यूल्स हो गया है और 22 पार्ट्स 25 पार्ट्स हो गया है। तो ये इसका एक फीचर है कि ये सबसे भारी और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। सेकेंड इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, इसको बहुत अलग अलग सोर्सेज से ड्रॉ किया गया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ सिद्धांत आपको मिल जाता है, आयरलैंड का भी कॉन्स्टिट्यूशन का मिल जाता है, साउथ अफ्रीका का मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मिल जाता है, ऑफकोर्स ब्रिटिश का तो मिलता ही है। इस जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फीचर मिल जाता है। तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और बहुत एक मेजर चंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी मिल जाता है। ये इसकी एक यूनिक फीचर है। थर्ड इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस है, माने इसमें फेडरल प्लस यूनिटरी फीचर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, फेडरल फीचर्स जहां पावर्स का डिवीजन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और यूनिटरी फीचर्स जहां पे सेंटर एकदम सुप्रीम हो जाती है। और इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम फेडरल फीचर्स की अगर बात करें, फेडरल फीचर्स की अगर बात करें हमारे संविधान के अंदर, तो वो है 2 गवर्नमेंट, 1 एट सेंटर एंड 1 एट स्टेट। ये आपको याद रखना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा हम देखते हैं केंद्र में, और सेंटर पे
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा विधान परिषद की व्यवस्था है कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में, और सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर हम देखते हैं। आपको शेड्यूल में, ये आप अगर शेड्यूल 7 देखेंगे, शेड्यूल 7, तो उसमें आपको 3 लिस्ट पढ़ने को मिलता है फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और हम जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है लॉज मेकिंग का, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंटर एंड स्टेट को। तो ये 3 लिस्ट जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स को दर्शाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अंडर फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब मौखिक प्रक्रियाएं नहीं चलती हैं। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखा हुआ संविधान है, जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से गवर्नमेंट को फंक्शन करना है। तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारे इसके फेडरल फीचर्स हैं जो हमारे संविधान को बाकी देशों की तुलना में इसे यूनिक बनाते हैं। चलिए अब इसके कुछ यूनिटरी फीचर्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को कुछ ऐसे पावर्स देता है कि जिसमें वो पूरा सुप्रीम हो जाता है। जिस तरह से हम यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, हम देखते हैं कई मामलों में स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात आती है, मतलब सेंटर उस समय सुप्रीम हो जाता है इन डिसीजन मेकिंग, इन लॉ फ्रेमिंग, तो सुप्रीम सेंटर की बात हो जाती है। ये यूनिटरी फीचर है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, भारत का नागरिक ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिक है तो वो अलग से किसी स्टेट का नागरिक होगा फिर भारत का नागरिक होगा, जैसे यूएस में होता है। सिंगल सिटीजनशिप है, भारत का नागरिक है तो सारे स्टेट का भी नागरिक है, एक ही नागरिकता लेनी है किसी को भी, ठीक है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, एक ही संविधान भारत के सारे नागरिकों पर लागू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम, उसके बाद हाई कोर्ट्स, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स हैं। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, कोई मैटर अगर यहाँ से अगर सॉल्व नहीं होता है तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का ये प्रोसेस है, ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिटरी फीचर है। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस में भी यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं इसके यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज हम देखते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये इसके इम्पोर्टेंट यूनिटरी फीचर्स हैं। चलिए तो ये कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से यूनिटरी फीचर हैं, या इसमें से कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में से कौन से फेडरल फीचर हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ पे 2 कंपोनेंट के बीच में शेयरिंग की बात, वो फेडरल फीचर है। जहाँ पे एक कंपोनेंट एकदम सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी हो जाएगी, वो यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल ब्लेंडिंग देखते हैं। रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल ब्लेंडिंग देखते हैं, किसी किसी मुद्दों पे रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किसी किसी मुद्दों पे फ्लेक्सिबल है, ये हमें देखने को मिलता है। ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, और बहुत अधिक फ्लेक्सिबल भी नहीं है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, तो ये दोनों आइडियोलॉजी हैं इसके अंदर। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है, ये 4th पॉइंट। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अधिक तवज्जो दिया ओवर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेस्टमिंस्टर मॉडल जो यूके का है, उस आधार पे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, और इसके पीछे रीजन ये था कि ताकि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेचर के प्रति, एग्जीक्यूटिव्स टू बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को तवज्जो दिया गया भारत में। उसके बाद हम एक देखते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है भारत में, ठीक है।
integrated and independent judiciary. लेजिस्लेचर जुडिशियल फंक्शनिंग में नहीं इंटरफेयर कर सकती है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव फंक्शंस में नहीं इंटरफेयर कर सकती है। तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो ये ताकत है ताकि जुडिशरी को फ्री रखा जाए फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव एनक्रोचमेंट से, ये एक खास फीचर है हमारे संविधान का। उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इसको और भी एम्पावर्ड और भी यूनिक बनाता है इसके फीचर्स को। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो कि बेहद जरूरी है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अलाइव रखने के लिए। ये हमारे संविधान में एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स थे। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, मगर उसको हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया गया और अब एट प्रेजेंट सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें विथ आर्टिकल, इसको याद रखना जरूरी है और सीरियली आप याद रखेंगे तब आपको ये इजिली याद होगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी की हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे ठीक है फ्रेंड्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 टू 28। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका आर्टिकल 29 टू 30। और फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। और इसी को कहा गया सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो अपने संविधान के देखते हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी इसके दूसरे फीचर्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बस 1 नंबर पॉइंट में लिखती हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब भी इसके एडिशनल फीचर्स हैं। तो ये हमने यूनिक फीचर ऑफ संविधान डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की और बहुत इजी तरीके से आप अपना नोट्स बनाएंगे पॉइंट वाइज, जो आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एवरीवन। आप लोग सब पढ़ते रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।